Hello everyone. Okay, so we are starting a new topic, domestic and national concept. Yesterday we have discussed about the national income. What is national income? Everybody is remembering now what is national income. Okay, then difference between factor income and transfer income is also remembering. So today we are starting domestic income. Domestic income means total income of a country within the political boundary line. Within the political boundary line हमारी जो भी इनकम है उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम. जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी क्लास है, हमारे क्लास की एक क्लास की बाउंड्री लाइन फिक्स है, तो उस बाउंड्री लाइन में जितने भी पर्सन्स हैं वो ज़रूरी तो नहीं है बीना के हैं, कुछ बीना से बाहर के हैं, कुछ बीना के हैं, ठीक है. तो मगर वो बाउंड्री लाइन के अंदर आ रहा है, तो बाउंड्री लाइन के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो नॉन इंडियंस हो, वो जो भी साल भर में कमाते हैं उसको क्या कहा जाता है? नेशनल ए डोमेस्टिक इनकम. तो डोमेस्टिक इनकम मीन्स सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ अ कंट्री विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन. पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन के अंदर हमारी जो भी इनकम होती है उस इनकम को हम क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम. आई चीज़ समझ में बेटा? डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? टू एवरीवन ना. So, according to book language, listen. At the macro level, concept of income is used both in domestic concept and national concept. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में दोनों कंसेप्ट यूज़ होंगे. डोमेस्टिक वर्ड क्या होता है और नेशनल वर्ड क्या होता है. तो डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दो वर्ड्स यूज़ होंगे. डोमेस्टिक इनकम क्या है और नेशनल इनकम क्या है. तो व्हेन यूज्ड एज अ डोमेस्टिक कंसेप्ट वी कॉल इट डोमेस्टिक इनकम. तो जब हम डोमेस्टिक कंसेप्ट लेकर बात करेंगे, पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन के अंदर की बात करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक इनकम. और जब हम नेशनल लेवल पे बात करेंगे, तो नेशनल लेवल मीन्स कुछ लोग हमारी कंट्री से, हमारे सिटीजन्स बाहर भी रह रहे हैं और कुछ हमारी कंट्री में ही रह रहे हैं. तो हमें बस अपने सिटीजन्स की इनकम ऐड करनी है. तो जहाँ हम अपने सिटीजन्स की इनकम ऐड करते हैं तो वो कहलाती है नेशनल इनकम. और जहाँ हम बस बॉर्डर लाइन के अंदर की इनकम ऐड कर रहे हैं, भले ही वो इंडियंस हों, भले ही वो नॉन इंडियंस हो, भले ही उनके पास सिटीज़नशिप हो, भले ही सिटीज़नशिप ना हो, मगर उस इनकम को अगर ऐड करते हैं तो जो आती है तो उसको क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक इनकम. आई चीज़ समझ में? तो कल हमने कंसेप्ट यूज़ करे थे फोर बेसिक कंसेप्ट फैक्टर इनकम के लिए. पहला था कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, दूसरा था रेंट, तीसरा था इंटरेस्ट और चौथा था हमारा क्या? प्रॉफिट. तो ये चारों चीज़ों को अगर हम ऐड करते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम्स, मगर लाइन आगे क्या आ जाएगी? जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी बॉर्डर लाइन के अंदर अगर ये इनकम जनरेट हो रही है तो ये बन जाएगी डोमेस्टिक इनकम. तो नो मैटर वो बॉर्डर लाइन के अंदर नॉर्मल रेसिडेंट रह रहे हैं या नॉन रेसिडेंट रह रहे हैं, दोनों की इनकम्स ऐड कर देंगे, मगर बॉर्डर लाइन के अंदर तो हैं, बाउंड्री के अंदर तो हैं, तो वो चीज़ कहलाएगी डोमेस्टिक इनकम. मगर नेशनल इनकम में भी यही फैक्टर इनकम्स के कंपोनेंट्स यूज़ होंगे, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, बट अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट. नॉर्मल रेसिडेंट मीन्स बस जिसके पास हमारी सिटीज़नशिप है, भले ही वो सिटीज़नशिप वाला इंडिया में रह रहा है, वो भले ही वो सिटीज़नशिप वाला इंडिया से बाहर गया हुआ है, मगर उसकी इनकम हम ऐड करेंगे. तो जहाँ हमें बस अपने नॉर्मल रेसिडेंट्स की फैक्टर इनकम्स को ऐड करते हैं तो हमारी नेशनल इनकम आती है.
और अगर हम नॉर्मल और नॉन नॉर्मल दोनों रेसिडेंट्स की फैक्टर इनकम को ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाती है, डोमेस्टिक इनकम। आई चीज़ समझ में आपकी, नहीं आई ये चीज़? सो नेक्स्ट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन ऑफ अ नेशन, पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन। आपको मालूम है हमारी इंडिया का शेप कैसा है, तो इंडिया की आउटलाइन जो भी है वो आउटलाइन के अंदर जो भी है उसको क्या कहा जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी। मगर कुछ चीज़ें हम टेरिटरी से बाहर भी हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है। जैसे मैं कह रही हूँ हमारी इंडिया का शेप तो सबको मालूम है, मतलब उसकी बॉर्डर लाइन सबको मालूम है। बट इंडिया से हमारा एयरक्राफ्ट जा रहा है फॉरेन कंट्रीज़ को, तो वो तो बॉर्डर लाइन के बाहर जा रहा है, तो क्या वो हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? वो कहलाएगी बेटा, क्योंकि वो कंट्रोल तो आखिर हमारे इंडिया से ही हो रहा है। ठीक है, भले ही वो कहीं पे भी जाए बट कंट्रोलिंग तो हमारे इंडिया से ही हो रही है, रूल्स रेगुलेशंस इनकम तो हमारे इंडिया के पास ही रह रही है। तो इसीलिए वो चीज़ कह रहे हैं पॉलिटिकल कंट्रोल भी जहाँ तक रहता है, वो कंट्रोल से भी अगर कोई इनकम जनरेट होती है तो वो डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। इसीलिए एयरक्राफ्ट, शिप्स, इनके थ्रू अगर हमारी इनकम होती है तो वो भले ही हमारी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहे हैं बट कंट्रोलिंग पार्ट तो हमारी कंट्री से ही हो रहा है, इसीलिए उसकी इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। आई चीज़ समझ में ये भी? क्लियर है ना बेटा ये? ओके। देन नेक्स्ट हमारा इसमें एक चीज़ और आती है। जैसे आपको मालूम है इंडिया के साउथ में ओशंस हैं, पैसिफिक, इंडियन, बे ऑफ बंगाल, अटलांटिक। तो ये ओशंस भी इंडिया के नियर बाय है, तो ये ओशंस में पॉलिटिकल कंट्रोल होता है कि ये हमारी बॉर्डर लाइन के पास है, तो इतने में हमारी कंट्रोलिंग है, इतने में आपकी कंट्रोलिंग है। तो उन ओशंस के थ्रू भी इनकम जनरेट होती है, वाटरवेज के थ्रू भी इनकम जनरेट होती है। तो वो इनकम भी किसकी कहलाएगी, डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। आ गई ये चीज़ समझ में? तो जितना बॉर्डर लाइन तक पॉलिटिकल कंट्रोल हो सकता है, भले ही वो बॉर्डर लाइन से बाहर जा रहा है, तो वो इनकम हमारी ही इनकम कहलाती है। तो ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई बेटा सबको, डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है? Here one line more you include, Rishika. Domestic income is the income which we earn within the boundary line of our country, whether they are the resident, whether they are the non-resident. ये लाइन और यूज करना बेटा कि वो भले ही रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हो, सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, साल भर में, so that income is counted under domestic income. And national income, we are writing sum total of factor income earned by only the normal resident of a country, whether they are residing in India, whether they are residing outside India, but only the sum total of income of normal resident of a country is called national income. क्लियर नाउ? ये वर्ड्स यूज़ करने ज़रूरी रहेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, अदरवाइज इट इज़ इनकम्प्लीट मीनिंग। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। मतलब हमें डोमेस्टिक इनकम को अगर नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है। तो ये कल मैं आप बोर्ड के थ्रू समझाऊंगी, क्योंकि कल से हमारे न्यूमेरिकल्स का लेवल मुझे लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ अभी मैं कन्वर्जन छोड़ रही हूँ। आई विल बी एक्सप्लेनिंग टुमारो ऑन द बोर्ड ओनली। नाउ आई एम टेकिंग द मीनिंग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये मीनिंग समझा रही हूँ, डेफिनेशंस। तो आज आप इनकी डेफिनेशन समझ लीजिए
Tomorrow when I am using both, then I will be explaining these formulas, how to use these formulas. Okay. So फर्स्ट जीडीपी का मतलब क्या है? 6, 7, 8 से वर्ड यूज़ हो रहा है, 9, 10 में क्लैरिफाई किया गया है. जीडीपी क्या होता है? देखो, जीडीपी का फुल फॉर्म सबको मालूम है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमारी कंट्री इंडिया. इंडिया ने साल भर में कितने आउटपुट बनाए हैं? जितने भी आउटपुट बने हैं अलग अलग तरीके से, अब अलग अलग सेक्टर्स हैं. फाइनल आउटपुट जितने भी बनाए गए हैं हमारी कंट्री में, सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड जीडीपी. आई डेफिनेशन समझ में? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country during an accounting year is called GDP. अब मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? If we are talking NDP, तो NDP means net domestic product. फुल फॉर्म इज दिस ओनली. तो आपने अभी लास्ट ईयर अकाउंट्स में पढ़ा था, ग्रॉस से नेट पे कन्वर्ट होते हैं. ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पढ़ा था. तो ग्रॉस से जब हम नेट पे आते हैं तो हम क्या करते हैं? डेप्रीसिएशन को माइनस करते थे, पीएनएल अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे, और डेप्रीसिएशन माइनस करते थे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता था. तो यहाँ एक फॉर्मूला बनता है, ग्रॉस माइनस नेट डेप्रीसिएशन इक्वल्स टू नेट. मतलब ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाती है? हमारी नेट वैल्यू आ जाती है. तो जीडीपी आपको दी है, आपको एनडीपी निकालना है. तो जीडीपी से डेप्रीसिएशन माइनस करोगे तो आपका क्या निकल आएगा? एनडीपी. आई ये चीज़ भी समझ में कि नहीं आई? ठीक है. तो अभी आपने जीडीपी पढ़ा, ऐसे जीएनपी होता है. जीएनपी मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, फुल फॉर्म ये होगा. बट अब इसका मीनिंग क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. नेशनल मीन्स नॉर्मल रेसिडेंट्स ने कितने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं साल भर में, तो वो चीज़ जो होती है वो क्या बन जाती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. और अगर उसमें हम डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज़ एनएनपी. तो ग्रॉस जीएनपी से एनएनपी पे आना है तो हमें क्या करना पड़ता है? ये डेप्रीसिएशन माइनस करना पड़ता है. और डेफिनेशन भी समझ में आ गई. जीएनपी की डेफिनेशन क्या होती है? अब एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होती है, ये टर्मिनोलॉजी समझ लो बेटा. फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जो भी गुड्स हम बनाते हैं, तो हमने गुड्स बनाए, जैसे एक सिलेंडर का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. सिलेंडर कंपनी ने सिलेंडर बनाया, उसने अपना सारा कॉस्ट, खर्चा, प्रॉफिट, लेबर वेबर सब ऐड करके एक सिलेंडर की कीमत बताई 1500. ठीक है. तो रेट फाइनल करने से पहले उनको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है. तो उनने गवर्नमेंट को बताया कि हमारा सिलेंडर की कॉस्ट कम से कम 1500 लग रही है पर कस्टमर को सेल्ड आउट करने के लिए. तो जब गवर्नमेंट को बताया तो गवर्नमेंट ने कहा इतनी हाई कॉस्ट 1500 तो हर कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाएगा. तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट प्राइसेस कम करने के लिए कुछ सब्सिडी अपने पास से दे देती है. गवर्नमेंट ने 500 रुपये फैक्ट्री वालों को अपने साइड से दे दिए. तो अब 1500 में जो वो बेच रहे थे, 500 रुपये सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी, तो अब वो कस्टमर से कितने मांगेंगे?
यस 1000। तो इससे क्या हुआ कि लोगों के पास सस्ते में थोड़ा सिलेंडर पहुंच गया, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है उनको अपना प्रॉफिट और अपनी कॉस्ट वो तो और कम कर नहीं सकते थे। तो इसीलिए हमारे यहाँ क्या होता है, पहले सब्सिडीज़ मिलती थी सिलेंडर में तो सिलेंडर सस्ते आते थे। अब विदाउट सब्सिडी वाले सिलेंडर, तो विदाउट सब्सिडी वाले महंगे आते हैं और सब्सिडी वाले सस्ते आते हैं। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना बंद कर दी है। तो अब हमें विदाउट सब्सिडी के सिलेंडर्स लेने रहते हैं, तो हमारे रेट्स क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। बट मैंने ये जो वैल्यूज़ ली थी जस्ट एक एग्जांपल लिया था, बट अब आप अपने पेरेंट्स से पूछना तो वो आपको बताएंगे कि विदाउट सब्सिडी वैल्यू ऑफ सिलेंडर इंक्रीजेस एंड विद सब्सिडी वैल्यू ऑफ सिलेंडर डिक्रीजेस। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट में टैक्सेस और सब्सिडी, टैक्सेस मिक्स होते हैं और सब्सिडी मिक्स नहीं होती। मगर जब हम मार्केट प्राइस में आते हैं तो उसमें सब्सिडी आ जाती है, तो मार्केट प्राइस कम हो जाती है और टैक्स उसमें ऐड हो जाते हैं, क्योंकि हमें टैक्स तो कस्टमर से ही लेना रहता है। तो मार्केट प्राइस में टैक्स मिक्स रहते हैं और सब्सिडी मिक्स नहीं रहती। फैक्टर कॉस्ट में तो हमारी फैक्ट्री की कॉस्ट ही रहती है। तो ये चीज़ भी समझ में आई क्या है। ये सारे फॉर्मूलेस कल समझाऊंगी कैसे किस चीज़ को कन्वर्ट करा जाता है, बस आज इनके मीनिंग समझते जाओ। तो मीनिंग समझ में आ गया। विच पार्ट, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस? अच्छा, तो अच्छा इतना बताओ, फैक्टर कॉस्ट का मतलब समझ में क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है, जैसे आप ही एक प्रोड्यूसर हो, सिलेंडर बनाने वाली, तुमने सिलेंडर के पूरे खर्चे जो जो लग रहा है तुम्हारा, लेबर चार्जेस, सिलेंडर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, सारे चार्जेस ऐड करे तो आपकी कॉस्ट पड़ रही है, और टैक्सेस भी ऐड करे तो अभी आपकी कॉस्ट पड़ रही है 1500 रुपये। इट्स एन एज्यूमिंग फिगर, ओके। सो आपने 1500 पर सिलेंडर कॉस्ट फिक्स करी है। अब आपको ये प्राइस गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है, वी आर फिक्सिंग 1500 टू सेल वन सिलेंडर। तो आपकी फैक्टर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सिंपल याद रखो, फैक्टर कॉस्ट मीन्स फैक्ट्री चार्जेस, cost of production plus profit, that is called your factor cost. Now you are, इसमें प्रॉफिट ऐड है, इसमें टैक्स ऐड है, तो आप कह रहे हो हम 1500 में बेचेंगे, तो यही तुम्हारी मार्केट प्राइस भी बन जाएगी। बट जब आप गवर्नमेंट के पास जा रहे हो कि मार्केट प्राइस 1500 रख रहे हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है इट इज़ वेरी हाई फिगर, ऑल कस्टमर्स आर नॉट एबल टू परचेज। तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट 1500, गवर्नमेंट इज़ गिविंग यू 500 फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। सो आपको 1500 चाहिए, जिसमें से 500 रुपये गवर्नमेंट ने दे दिए, तो अब गवर्नमेंट कह रही है आप 1500 की जगह कितने में बेचो, 1000 रुपये में बेचो। तो आप 1000 रुपये में गुड्स बेचोगे, तुम्हें लॉस नहीं हो रहा। तुम जितना मांग रहे थे तुम्हें 1500 मिल रहा है, मगर तुम कस्टमर से पूरा 1500 ना लेकर तुम कस्टमर से कितना ले रहे हो, 1000 रुपये, और 500 रुपये गवर्नमेंट आपको दे रही है सब्सिडी के फॉर्म में। तो प्रोड्यूसर को कोई लॉस नहीं हो रहा है, बेनिफिट किसको हो रहा है, कस्टमर को। आई चीज़ समझ में क्या होता है? तो मार्केट प्राइस जब सब्सिडी मिल जाती है तो मार्केट प्राइस क्या हो गई है, कम, क्योंकि हमें 500 रुपये तो गवर्नमेंट ने पे कर दिए हैं, तो अब कस्टमर कितना देगा, 1000 रुपये देगा। तो दैट इज़ हमारी मार्केट प्राइस हमारी कम हो जा रही है, जिस चीज़ को हम कहेंगे कि हमें यहाँ पे बेनिफिट पार्ट मिलता है कस्टमर्स को। प्रोड्यूसर को तो जितना चाहिए प्रोड्यूसर को उतना ही मिलेगा। तो दैट इज़ द डिफरेंस, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। सो इट इज़ ऑल्सो क्लियर। Our next topic in between I had left one, that is net factor income from abroad. This meaning also you understand. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है, मीन्स हमारे जो इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं उनको फॉरेन से पैसा मिलेगा, तो उस इनकम को क्या कहा जाता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या कहा जाता है?
आप 38 स्टूडेंट में से 6 स्टूडेंट्स फॉरेन चले गए काम करने के लिए, तो इनको फॉरेन में जो पैसा मिलेगा उस इनकम को हम यहाँ लाएंगे, तो हम उसको किस नाम से लिखेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हमारे यहाँ कुछ बाहर के लोग आकर काम कर रहे हैं इंडिया में, तो उनको जो हम पैसा देंगे उसको कहा जाता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमारी कंट्री जो पे करती है वो कहलाता है टू अब्रॉड, और बाहर से जो उन लोग पे करते हैं हमारे इंडियंस को, उसको कहा जाता है फ्रॉम अब्रॉड। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, फ्रॉम और टू में? ये नहीं आया? फ्रॉम अब्रॉड मीन्स, फ्रॉम अब्रॉड मीन्स from yes, income paid by foreign countries to the Indians, और सिंपल बोलें तो Indian earned by foreign countries or paid by foreign countries to the Indians is called factor income from abroad. Income paid by India to the foreigners is called as factor income to abroad. दोनों को जब माइनस कर देते हैं तो नेट वैल्यू आ जाती है, उस नेट वैल्यू को कहा जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या कहा जाता है उस नेट वैल्यू को? आया समझ में? फ्रॉम और टू की वैल्यू को माइनस करा जाता है, तो जो आता है उसको क्या कहा जाता है? नेट वैल्यू। तो वो कहलाती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। Keep studying.